हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फाइटर बैच में। तो फाइटर बैच जैसे क्लास 12 का लिए हम लोग वीडियो लाते हैं, वैसे क्लास 11 के लिए भी हम लोग डेली क्लासेस लाएंगे। तो क्लास 12 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है सेमेस्टर 4 के लिए, और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11 का सेमेस्टर 2 का जो फर्स्ट टॉपिक होगा ग्रेविटेशन, वो हम लोग शुरू करेंगे। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ हम लोग कवर करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 2 के लिए। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले ही इस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा आप लोग का बोर्ड में, क्लास 11 का जो फाइनल एग्जाम है आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स को मतलब बहुत हल्के में मत लीजिए। 35 में 5 मार्क्स मतलब कितना होता है परसेंटेज, आप लोग की कैलकुलेट कर लेना, बहुत वेटेज होल्ड करता है। तो ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे डिटेल्स में कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, न्यूटन का स्टोरी देखेंगे, बहुत ही कुछ चीज़ें आज मैं प्लान करके लाई हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो आज बहुत कुछ सिखाना है, जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। बहुत ही मजा आएगा आज क्लास के बाद। ग्रेविटेशन के बारे में ऐसा ऐसा स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा, इसके पहले आप सुने नहीं थे, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगर कोई क्लास 12 का बच्चा भी ये वीडियो देखेगा उसको भी काम में आएगा, क्योंकि वो अगर अपकमिंग जेई नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा उसमें ये ग्रेविटेशन चैप्टर आना ही आना है। इसलिए जो जो बोलूंगा उसको अच्छे से दिमाग में सुनते रहिए, बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरे साथ स्टोरी में बने रहिए, ठीक है। सो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जो ग्रेविटेशन वर्ड है इसका मतलब अट्रैक्शन, मतलब दोनों दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन, मतलब ये वाला भी ये पेन को अट्रैक्ट करेगा, ये पेन भी ये पेन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है बहुत अच्छा। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब है अट्रैक्शन फोर्स। ग्रेविटेशन मीन्स अट्रैक्शन फोर्स। ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स, यहां पर हम लोग देखेंगे। मतलब एनी टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, वो मैं बोल रहा हूं अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा, मेरे और ये फोन जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है, आपके और आपके कॉपी के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स है। जो भी चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़, एक चेयर के साथ एक टेबल का भी अट्रैक्शन फोर्स है, सभी के साथ सभी का अट्रैक्शन फोर्स है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशन। समझ गए? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। सो व्हाट इज ग्रेविटेशन? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is the force of attraction between two bodies, ठीक है। तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। अभी तो ग्रेविटेशन तो हम लोग समझ गए, तो सर ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन क्या सेम है? बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता है। मैं एक अच्छा चीज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। इज gravity and gravitation सेम? ये दोनों चीज क्या सेम है? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का सेम है? बोलिए बोलिए, कमेंट में आंसर लिखिए, कमेंट में आंसर लिखिए। मैं आप लोग को 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। ग्रेविटी ग्रेविटेशन, यस या नो? 1 2 3 4 5। मैक्सिमम बच्चों ने यस लिखा है, लेकिन इसका आंसर होगा नो। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन सेम नहीं है। मतलब क्या है? देखिए बहुत कुछ आज आप लोगों को सिखाना है मुझे। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन सेम नहीं है, तो दोनों क्या है? ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशन तो हम लोग समझ गए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ है, तभी उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी। समझे? तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इट इज द force of attraction due to earth, मतलब that is it is the force by which earth attracts any object towards it। मतलब ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए है। जैसा अगर ये मैं पेन को छोड़ दूं, ये पेन तो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर छोड़ा, ये नीचे कैसे आया? क्योंकि उसका अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा है बोल के तो नीचे आया।
समझ रहे हैं? तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन सेम नहीं है। ग्रेविटेशन मतलब कोई भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं, और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी है जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एग्जर्ट करेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये वाला डाउट रह जाता है। ये आप लोग का क्लास 9 में सिखाया जाता है। आप में से मेजोरिटी बच्चों को मुझे पता है ये दोनों को सेम सोचते थे। क्लास 9 के एनसीईआरटी या आप लोगों को मतलब जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के उन लोगों को तो नहीं पता, सीबीएसई का एनसीईआरटी में क्लास 9 का इसमें दे रखा है, समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे वेस्ट बंगाल बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग के क्लास 9 में ग्रेविटी नहीं है, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर कोई सीबीएसई से बाद में वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया है तो उन लोग को जानना चाहिए कि उन लोग के एनसीईआरटी में ये क्लास 9 में रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन समझ गए। और एक चीज हम लोग देखेंगे कि मेन चैप्टर शुरू होने से पहले वो फ्री फॉल का मतलब क्या है, व्हाट इज फ्री फॉल। कुछ बेसिक टर्म्स, मेन चैप्टर शुरू होने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडिया जानना पड़ेगा चैप्टर का। फ्री फॉल कब कहेंगे? फ्री फॉल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्सेलरेशन, मतलब आप बाहर से अगर मैं कोई एक्सटर्नल एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करूं, ग्रेविटी के वजह से जो नीचे गिरता है उसको बोलेंगे फ्री फॉल। मतलब when an object falls downwards due to ग्रेविटी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब ये ग्राउंड है, ये बॉल अगर नीचे गिर रहा है तो ये फ्री फॉल है, समझे? ये जो पेन है, ये जो पेन है छोड़ लूंगा, ये देखा हाथ में पकड़ लिया, पेन है छोड़ा, हाथ में पकड़ लिया, तो ये जो इधर से इधर गिरा ना, ये क्या है? फ्री फॉल है। मैंने देखा पूरा छोड़ दिया, कोई एक्सीलरेशन प्रोवाइड नहीं किया, पकड़ा हूँ छोड़ दिया, कोई एक्सीलरेशन प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन पेन तो ऊपर से नीचे गिर गया, तो ये क्या है? दिस इज फ्री फॉल, इसी का बोलेंगे फ्री फॉल। और एक चीज जो हमें जानना पड़ेगा वो क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो कोई भी फ्रीली फॉली बॉडी का जो एक्सीलरेशन रहेगा उसी को बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सीलरेशन acting on a freely falling body under gravity is called acceleration due to ग्रेविटी, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये अगर देखिए एक कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से जब नीचे गिरता है, जो एक्सीलरेशन काम करता है वो उसे बोलते हैं स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो ये जो नीचे खींच रहा है वो कितना एक्सीलरेशन से खींच रहा है? ये जी एक्सीलरेशन से खींच रहा है। और एक चीज तो नीचे खींच रहा है मतलब जी ऑलवेज एक्ट्स, कैसे बोलिए तो? ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, जी हमेशा डाउनवर्ड्स में काम करेगा, कभी भी जी अपवर्ड्स काम नहीं करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग छोड़ते हैं वो नीचे गिरता है, इसका मतलब क्या है? जी हमेशा डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जी हमेशा काम करेगा, इसको जानकर रखना पड़ेगा। और जनरली इसका वैल्यू चेंज भी होता है, लेकिन जनरली हम लोग अगर अर्थ का बारे में पूछे, जनरली इन अर्थ जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई, एंड सीजीएस में होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ का है। अब अभी पोल और इक्वेटर में जी का वैल्यू वेरी करता है। मैं जब पढ़ाऊंगा आगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अर्थ रोटेशन, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को समझाऊंगा। अब ये वाला जनरल आइडिया जानकर रखिए 9.8, इसको 980। अभी हर एक जगह 9.8 नहीं है, हर एक जगह चेंज होता है, कहीं पर 10 है, कहीं पर 8 है, वो चेंज होता है। कैसे चेंज होगा वो मैं आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी ओवरऑल मैथमेटिक्स के लिए ये जानकर रख लीजिए 9.8 आप लोग पढ़ के अप्रोक्सीमेट करके कर सकते हैं। तो समझ गए? तो सबसे पहले हमने ग्रेविटेशन क्या है देखा, ग्रेविटी देखा, फ्री फॉल देखा और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा। लेकिन ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका शुरुआत किसने किया था पता है? मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट बोलेंगे सर आइजैक न्यूटन ने ये शुरू किया था। मैक्सिमम स्टूडेंट ये आंसर रहेगा सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले चर्चा किया। आप लोग पार्शियली सही है, पार्शियली गलत है। मतलब न्यूटन ने तो इसके लिए बहुत काम किया था, लेकिन ये न्यूटन ने शुरू नहीं किया था। न्यूटन से बहुत साल पहले
आर्यभट्टा, फिर जोहानस केपलर, टाइको ब्राही जैसे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट और बहुत ही मतलब जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में बोलने से लगभग मतलब बातें कम पड़ जाएगा। उन्होंने न्यूटन के आने से बहुत साल पहले से ये सब थ्योरी देना शुरू कर दिया था। तो अभी हम लोग वही स्टोरी पूरा पढ़ेंगे, कहाँ से ग्रेविटेशन का थ्योरी डेवलप हो, कैसे ग्रेविटेशन के न्यूटन कैसे वो मतलब न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कैसे न्यूटन ने उस लॉ को पाया, आखिर एप्पल गिरा था या ऐसा कोई स्टोरी है, ये सब कुछ हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के बहुत साल पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर, इंडियन हमारे एक साधु ने, मतलब हमारे इंडियन सेज ने, जिसका नाम था आर्यभट्टा, उन्होंने हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्टा, उनको मतलब इंट्रोडक्शन देते रहे तो बहुत ही चलता रहेगा। उन्होंने सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में बोला था। उन्होंने आर्यभट्टा ने अपने बुक में जिसका नाम था आर्यभट्टिया, इसमें उन्होंने बोला था कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर। सबसे पहले ये वाला बुक में उन्होंने एक अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बोला था। उन्होंने एक अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में उन्होंने सबसे पहले बोला था। यह है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रेविटेशन। उन्होंने बोला था अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट के अर्थ के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, वो बोला था। फिर लेटर टाइको ब्राही, फिर जोहानस केपलर, इन्होंने भी अपने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए। केपलर ने अपने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है केपलर्स लॉ। अपने केपलर्स जो फेमस 3 लॉ है प्लैनेटरी मोशन का, उन सभी को दिया था, जो भी बहुत ही ब्रेक थ्रू हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में ब्रेक थ्रू था, बहुत बड़ा बड़ा ब्रेक थ्रू लॉ था वो सब चीजें। तो केपलर्स प्लैनेटरी लॉज, ये भी केपलर ने दिया था। ये जो 3 लॉ था, 3 लॉ आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। कोई भी सैटेलाइट जब हम लोग लॉन्च करते हैं, आज भी हम लोग ये 3 लॉ फॉलो करते हैं। वो लॉ का क्या है, उसमें क्या एप्लीकेशन है, सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो केपलर्स लॉ, और अल्टीमेटली जो सबसे फेमस साइंटिस्ट थे, सबसे फेमस फिलोसोफर थे, सबसे फेमस फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने इन सभी के थ्योरी के बाद भी अपना एक थ्योरी एस्टेब्लिश किया और जो वाइडली एक्सेप्टेड हुआ, और जो ग्रेविटी का सबसे सुंदर थ्योरी है, उसका नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। नाम के पहले हमें सर देना जरूरत है। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले, तो मैं नहीं बोलूंगा सबसे पहले, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सबसे बढ़िया काम सर आइजैक न्यूटन ने ही किया था। और मैंने सबसे बढ़िया क्यों बोला था? क्योंकि इन सब ने बहुत मतलब सालों बाद उन्होंने किया था, मतलब बहुत ही साल तक पढ़ाई किए तो फिर उन्होंने किया। और न्यूटन ने ये महज 23 साल, मतलब 23 ईयर्स के जब थे न्यूटन, तभी उन्होंने ग्रेविटी का थ्योरी उन्होंने दिया था। मतलब न्यूटन तब मेरे से भी छोटे थे, मतलब मेरा जो एज है मुझसे भी न्यूटन छोटे थे जब उन्होंने ये वाला लॉ एस्टेब्लिश उन्होंने किया था। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं जब 23 साल का था, मेरा माइंड में क्या चलता था और सर न्यूटन के माइंड में क्या चलता था। मैं मेरे साथ कंपेयर करना मतलब, तो मतलब एक मैं क्राइम कर रहा हूँ। मेरे साथ न्यूटन का कभी कंपेयर नहीं होता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, उनके जो नाखून का भी मैं समान नहीं हूँ। लेकिन एक बार सोच के देखिए, 23 साल के एक बच्चे ने क्या किया। और उस टाइम में सोचे न्यूटन का टाइम पीरियड, टाइमलाइन क्या था? न्यूटन का टाइमलाइन था 1600 से 1700, इसी टाइमलाइन में तो न्यूटन थे। तो इस टाइम में कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं था, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं था। बिना किसी टेक्नोलॉजी का उन्होंने महज 23 साल की उम्र में ग्रेविटेशन जैसा थ्योरी को उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। सिर्फ ग्रेविटेशन ही नहीं, इसके अलावा आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन, जो आपके फर्स्ट टर्म में था, सेमेस्टर 1 में था। लॉज ऑफ मोशन में भी न्यूटन का कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्लास 12 में जाकर आप लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में भी न्यूटन का कंट्रीब्यूशन है। आगे थर्मोडायनेमिक्स जब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा क्लास 11 में, उधर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। मतलब फिजिक्स के असली अगर फादर किसी को बोला जाता है ना, उसको आइजैक न्यूटन को ही बोला जाता है। मतलब उन्होंने इतने कम एज में इतने ब्रेक थ्रू किए हैं अपने लाइफ में, फिजिक्स में इतना कुछ किए हैं, मतलब हम लोग सोचने से भी मतलब सोचेंगे कैसे, उसको दिमाग में क्या था, यही है, बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। तो अभी हम लोग उसी को देखेंगे, सर आइजैक न्यूटन के, कैसे सर आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एस्टेब्लिश किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं द फेमस न्यूटन्स मून एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले शायद आपने इसके बारे में नहीं सुना था। अभी हम लोग उसी को हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स मून एक्सपेरिमेंट। हम लोग अभी पढ़ने जाएंगे, तो जहाँ से उन्होंने अपना ग्रेविटेशन का थ्योरी उन्होंने दिया। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे द फेमस मून एक्सपेरिमेंट बाय न्यूटन, न्यूटन्स मून एक्सपेरिमेंट, मून एक्सपेरिमेंट, और इसी से आया न्यूटन्स लॉ का ओरिजिन।
न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ का ये क्या है, ओरिजिन, मतलब कहाँ से न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ आया, वो न्यूटन के मून एक्सपेरिमेंट से आया। अभी हम लोग उसी चीज को देखेंगे, ठीक है। तो न्यूटन का हम लोग अभी मून एक्सपेरिमेंट देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहाँ से न्यूटन अपना ग्रेविटेशन लॉ लिया, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन का एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा एक मून और अर्थ हम लोग बनाएंगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरे साथ बने रहिए। सोचिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, ये मून है, ये हमारा अर्थ है, दोनों का बीच में एक सेपरेशन है, उसको मैं आर बोल दे रहा हूँ। और ये मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो देखिए न्यूटन ने बोला मतलब तभी तो सभी को पता था कि टी है 27.3 डेज, मतलब टी का मतलब है टाइम पीरियड का मतलब है मून कितना दिनों में अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, 27.3 डेज। इसका मतलब क्या है 27.3 इंटू 24 इंटू 3600 सेकेंड। तो इन्होंने वो वाला बोला, तो यहाँ से उन्होंने मून का वेलोसिटी कैलकुलेट किया। मून का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर अपॉन टी। तो 2 पाई आर मतलब सरकमफेरेंस बाय टाइम पीरियड, पूरा सरकमफेरेंस, 2 पाई आर अपॉन ये वाला पूरा वैल्यू 27.3 इंटू 24 इंटू 3600, ये वाला वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया। आर का वैल्यू जो बिठा के उन्होंने, ये जो डिस्टेंस था मून और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस था, सब कुछ बिठा के जो वैल्यू आ रहा था वो 2.7 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला वैल्यू आ रहा था। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून विथ विच इट रिवॉल्व द अर्थ। ये न्यूटन को ये वाला वैल्यू मिला, एक्सपेरिमेंटली न्यूटन को ये वाला वैल्यू मिला, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर न्यूटन ने क्या देखा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरे साथ देखिए, फॉलो कीजिए। फिर न्यूटन ने बोला कि यहाँ से हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो हमारे पास एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन, ओ सॉरी मैंने ये वाला डायरेक्ट एक्सीलरेशन का वैल्यू निकाल दिया। ये वाला हमारा 1.5 टेन टू द पावर समथिंग आना था, वो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला मीटर पर सेकंड में होगा हमारा वेलोसिटी, सॉरी वो वाला मैं डायरेक्ट आंसर बोल दिया, एक्सीलरेशन का बोल दिया था। इसके बाद अगर हम लोग एक्सीलरेशन निकालें तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है -ω² इंटू आर, -ω² आर। यहाँ पर आर को हम लोग कैपिटल आर बोल रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से लेगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, A = -ω² आर, जहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 1/t, सॉरी ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t। तो 2π/t अगर इधर बिठाएंगे तो क्या होगा -4π² इंटू आर, ये वाला आएगा 2π/t। लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला बिठा के भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बिठा के, हाँ हमने उसका वैल्यू दिया है। सो हम लोग अगर मॉड ऑफ ए लें तो ये वाला हम लोग प्लस ले सकते हैं। तो अगर मैं मॉडुलस वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 4π² टी का वैल्यू अगर बिठा दे 27.3 इंटू 24 इंटू 3600 इंटू आर, इन सब बिठा के अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.7 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सीलरेशन कितना आ गया, एक्सीलरेशन ऑफ द मून आ गया नियर अबाउट 2.7 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन के साथ मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो यहाँ से न्यूटन का मन में क्वेश्चन आया कि सर अगर ये वाला एक्सीलरेशन मून का है तो ऑब्वियसली मून के बीच और अर्थ के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन एक्सीलरेशन का सोर्स क्या है, हमें तो ये नहीं पता कि एक्सीलरेशन का सोर्स क्या है। तो इसका कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा। इसी बात को न्यूटन ने सोचना चालू किया, कुछ ना कुछ तो एक्सीलरेशन का सोर्स होगा, उसी सोर्स को भी हम लोग को जानना पड़ेगा, वो सोर्स क्या है। फिर न्यूटन ने और एक चीज देखा, फिर यहाँ से न्यूटन ने देखा, क्या देखा, मैं एक्सीलरेशन ऊपर लिख रहा हूँ, अच्छे से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्सीलरेशन क्या है 2.7 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन ने एक थ्योरी दिया। न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला ये जो एक्सीलरेशन है ये ऑब्वियसली डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये न्यूटन ने बोला। मतलब क्या, अभी हम लोग समझेंगे। एक चीज देखिए, हमें पता है जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और क्लियरली देख पा रहे हैं जी इज मच ग्रेटर देन। तो यहाँ से न्यूटन ने एक स्टेटमेंट बोला, उन्होंने बोला कि एक्सीलरेशन मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। ये न्यूटन ने बोला, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होगा। तो अगर हम लोग
AC/G करते हैं तो क्या आएगा 1/RE², मतलब अर्थ का रेडियस, बाई 1/RM², ये वाला आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, RM/RE², इसको मैं लिख सकता हूँ। और एक चीज जान के रखिए, मून और अर्थ के रेडियस के बीच में रिलेशन है, मून और अर्थ के रेडियस के बीच में रिलेशन है 1/60। 1/60 है मून और अर्थ के रेडियस के बीच में रिलेशन। तो इसको जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, ये वाला मैं पूरा थ्योरी कहाँ से न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ आया वो मैं पूरा आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसको अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा 1/60²। तो ए सी क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू होगा 9.8 है, 9.8/3600। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके देखना, इसको करेंगे तो क्या आएगा 4.9/1800, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट यही चीज़ आएगा। मैं देखना ऑलरेडी पता है मुझे, आप लोगों को भी हाथ में कैलकुलेटर है, नहीं तो आप लोग रफ में भी करके भी देख सकते हैं। इसका वैल्यू नियर अबाउट 2.7 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आएगा। तो देखिए यहाँ से न्यूटन ने एक थ्योरी एस्टेब्लिश किया, इसी को बोलते हैं न्यूटन का मून टेस्ट। तो न्यूटन ने देखा कि जो मून का एक्सीलरेशन हमने यहाँ निकाला था, ये वाला फॉर्मूला अगर हम लोग देते हैं तो इधर भी हमारा वही वापस हमारे पास आ चुका है, वापस हमारे पास वही चीज़ वापस आ चुका है, वही एक्सीलरेशन आ चुका है। तो यहीं से न्यूटन ने अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो बेसिस है उसको समझा, यहीं से उसका बेसिस को समझा। मतलब हम लोग अगर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखेंगे m1 m2/r², वो जो नीचे जो r² है उसको हम लोग कहाँ से मिलता है, न्यूटन का मून टेस्ट से मिलता है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये मून एक्सपेरिमेंट कराया। यहाँ से ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये न्यूटन का जो हमारा मून टेस्ट है, दिस मून टेस्ट, देखिए दिस मून टेस्ट गेव द आइडिया ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस मून टेस्ट gave the idea of inverse square law। ये सबसे पहले उन लोगों को मिला कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद न्यूटन ने और क्या सोचा, इसके बाद न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन का न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, अगर दो ऑब्जेक्ट रहता है, ये अगर इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा F1, ये वाला अगर इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा F2, F1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, ये वाला था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से न्यूटन ने बोला अगर दो ऑब्जेक्ट रहा, दोनों के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स एस्टेब्लिश करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास के साथ भी होगा। यहाँ से न्यूटन ने अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन से देखा फोर्स मास के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर एक्सर्ट फोर्स कर रहा है। तो यहीं से न्यूटन ने अपना जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका बेसिस उन्होंने यहीं से लाया, इन दोनों टेस्ट से। तो न्यूटन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया वो अचानक तुक्का नहीं था, उसके पीछे बहुत सारा स्टोरी था। वो पूरा जो स्टोरी मैं आप लोगों को बताया, कहाँ से न्यूटन का मून टेस्ट, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कैसा आया। अभी हम लोग देखेंगे न्यूटन का द फेमस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या हम लोग उसको ये भी बोल सकते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही एक माइंड ब्रेकिंग और हार्ट ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं बहुत सारे बच्चों के लेके, लेकिन फिजिक्स या साइंस के फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट इक्वेशन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। सो अभी हम लोग वही चीज पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का स्टेटमेंट अच्छे से समझे, मैं जो लिख रहा हूं आप लोग भी कॉपी में लिखिए। एनी टू ऑब्जेक्ट्स in the universe attracts each other। कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करता है, अट्रैक्शन होता है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional
टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों का जो मास होगा उसका प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them, square of the distance between them। यह है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। अभी हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। अगर देखिए दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो न्यूटन सबसे पहले जो बोला था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन लोगों का जो डिस्टेंस का होगा उस डिस्टेंस के साथ क्या होगा, उन लोगों के बीच में डिस्टेंस आ रहा उस डिस्टेंस के साथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ होगा? क्या ये वाला डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे या कहाँ से कहाँ डिस्टेंस होगा? ये वाला डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। इसका अगर सेंटर O1 है, इसका सेंटर O2 है, तो R का मतलब ये पूरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। इसका मतलब R का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द टू बॉडी, सेंटर्स ऑफ टू बॉडी, दोनों बॉडी का सेंटर के बीच में डिस्टेंस ये वाला है। तो दोनों को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं A प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो g कांस्टेंट बिठाएंगे, उसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज g m1 m2 बाई r स्क्वायर। दिस इज द फेमस लॉ ऑफ ग्रेविटी गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। जहाँ पर g को क्या बोलते हैं? g को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g को क्या बोलते हैं? यहीं तक सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा यूनिवर्स में इसका वैल्यू सेम रहता है। कैमरा में आ रहा है? लास्ट तक मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ, एकदम बढ़िया से आ रहा है। तो देखिए दिस इज द फेमस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। अभी इसके बारे में बहुत कुछ देखेंगे, जी का वैल्यू कैसे आया, किसने जी का वैल्यू, सर आइजैक न्यूटन ने जी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया था, वो दूसरे एक साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ाते पढ़ाते पानी पीने में मजा आता है ना। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटी तो समझ गए। अभी देखिए यहीं से हम लोग अगर लिखें g का वैल्यू क्या आ जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। तो यहाँ से हम लोग g को भी डिफाइन कर सकते हैं। g को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए इफ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 1 होता है, r इक्वल्स टू 1, देन g इक्वल्स टू f, ये वाला होगा। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, तो यहीं से हम लोग डिफाइन करेंगे। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज द force of attraction between two bodies, of the क्या unit mass and क्या and unit separation, यूनिट मास एंड यूनिट सेपरेशन। ठीक है, यह है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिजिक्स में किसी भी चीज का जब डेफिनेशन हम लोग करेंगे, हम लोग ऐसे उसका डेफिनेशन निकालेंगे। ठीक है, देखिए m1 m2 1 इसलिए क्या यूनिट मास, r1 इसलिए यूनिट सेपरेशन। ठीक है, तो यहीं से g का हमारा यूनिट आ जाएगा।
यूनिट ऑफ जी क्या होगा, देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। आर मतलब लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ये क्या है, वेट, वेट का ऐसा यूनिट क्या है, मतलब मास है, kg⁻²। हाँ, वेट से एक अच्छा बताया। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वेट और मास क्या सेम है या अलग, उसको हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻², एक क्या सिस्टम में हो गया यूनिट, एसआई सिस्टम में हो गया। सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर g⁻²। ये वाला कौन सा सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में ये वाला यूनिट होगा। और हम लोग यहीं से इसका डायमेंशन में निकाल सकते हैं। अगर इसको लिखेंगे जल्दी से लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ जी देखें, डायमेंशन ऑफ जी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ जी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ जी। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन है ml⁻²। आर का मतलब है लेंथ, लेंथ का डायमेंशन है l²। और m1 m2 का मतलब है मास स्क्वायर। तो हम लोग इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 1 - 2 - 1 l³ दिस इज द डायमेंशन ऑफ जी। तो जी का हमारे पास डायमेंशन आ गया और यूनिट भी आ चुका है। सब लिख के एग्जाम में आएगा ये सब, राइट द डायमेंशन ऑफ जी, राइट द यूनिट ऑफ जी, ये सब आएगा। अभी न्यूटन ने तो ये वाला लॉ एस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन जी का वैल्यू न्यूटन ने नहीं निकाला, दूसरे एक साइंटिस्ट ने निकाला जिसका नाम है सर हेनरी कैवेंडिश। तो अभी उन्होंने क्या निकाला, सर हेनरी कैवेंडिश ने जी का वैल्यू कैलकुलेट किया। सो जी का वैल्यू कैलकुलेट करके उन्होंने क्या किया, क्या नाम है, सर हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने जो जी का वैल्यू कैलकुलेट किया, कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जी। मतलब जी का जो वैल्यू है ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करने की कोशिश किया, लास्ट में कामयाब कौन है, सर हेनरी कैवेंडिश। तो देख रहे हैं ना, ग्रेविटेशन सिर्फ अकेला सर आइजैक न्यूटन नहीं है। मैं पहले ही बोला था, आप लोग को पता था कि सर आइजैक न्यूटन ने सब कुछ किया, लेकिन एक्चुअली नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। आगे हम केप्लर्स लॉ पढ़ाऊंगा तब देखेंगे केप्लर्स लॉ ने भी कितना माइंड थ्रू, कितना ब्रेक थ्रू, कितना माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट केप्लर ने दिया था, वो भी हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। तो देखिए, उन्होंने वैल्यू ऑफ जी बोला था, जी का वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करके क्या बोला, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। ये वैल्यू किसने दिया था, सर हेनरी कैवेंडिश ने जी का ये वाला वैल्यू उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, समझे, नो डाउट, वेरी गुड। ये था जी का वैल्यू। तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसके बाद उसका हमने जी का वैल्यू कैसे आता है वो भी देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का भी देखेंगे वेक्टर फॉर्म क्यों, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, अगर दो तो बॉडी इधर रहा, यहाँ पर एक बॉडी है, ये सेंटर, यहाँ पर और एक बॉडी है, उसका सेंटर है, इसका मास अगर m1 है, इसका मास अगर m2 है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है r। तो ये अगर बॉडी 1 है, तो r12 किस तरफ डायरेक्टेड रहेगा, इस तरफ रहेगा r12, और r21 किस तरफ डायरेक्टेड रहेगा, r21 डायरेक्टेड रहेगा इस तरफ। इस तरफ जो फोर्स अट्रैक्शन है, इस तरफ रहेगा F12, इस तरफ का फोर्स रहेगा F21। तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग F12 अगर हम लोग वेक्टर का टर्म में बोलेंगे, इक्वल्स टू -g m1 m2 बाई r² इंटू r12 कैप। और सिमिलरली F21 जब लिखेंगे तो क्या होगा, -g, माइनस क्यों हम लोग थोड़ी देर बाद बोल रहे हैं, -g m1 m2 बाई r² r21 कैप। और क्लियरली हमें पता है r12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ r21, ये हमें पता है, r12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ r21। तो अगर वो दोनों अगर माइनस है तो क्लियरली F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। अब ये जो माइनस साइन है वेक्टर फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं, जब माइनस फॉर्म है, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस मतलब एट्रैक्टिव फोर्स। ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, इंडिकेट्स एट्रैक्टिव फोर्स। और एक चीज देख के रखिए, जब भी हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, वहां पर हमेशा सेपरेशन कहाँ से है, सेपरेशन हमारा टुवर्ड द सेंटर से है, और ये क्या है, नेगेटिव स्क्वायर लॉ फोर्स है, इसलिए ग्रेविटेशन लॉ
में हमें जो मिल रहा है, जो ग्रेविटी का जो फोर्स है, ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, ये क्या फोर्स है बोलिए तो ये एक सेंट्रल फोर्स है। इसको अच्छे से याद करके रखिए, ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन इज अ सेंट्रल फोर्स। यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, ये माइनस है और टुवर्ड द सेंटर डायरेक्टेड है, इसलिए ग्रेविटेशन इज ए सेंट्रल फोर्स। ठीक है, सो हम धीरे धीरे अभी ग्रेविटेशन में घुस रहे हैं। मैं चाहता तो आप लोगों को डायरेक्ट जाके मैं कुछ देर बाद न्यूमेरिकल शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग को कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगा। अभी सेमेस्टर 2 में आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए मैं पूरा, क्योंकि आप लोग का ये थ्योरी पेपर होगा, सीएमसी क्यों नहीं होगा कि मैं आप लोग को मत दिखा दूँ कि ऐसा पढ़ के चल जाइए हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं हर एक चीज़ को डिटेल्स में करवा रहा हूँ। तो ग्रेविटेशन क्या है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, ग्रेविटेशन इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक चीज जान के रखिए, हमारे जो चार्टो फोर्स होता है नेचर में, उसमें सबसे वीकेस्ट होता है ग्रेविटी। चार्टो फोर्स क्या क्या होता है बोलिए तो, नेचर का चार्टो फोर्स आप सभी को पता है। नेचर में हमारे चार्टो फोर्स है, द 4 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। फोर्सेस ऑफ नेचर क्या क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 2 इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। 4 टाइप का फोर्स है नेचर में। फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। 4 टाइप का फोर्स आता है। सबसे वीकेस्ट कौन सा है बोलिए तो ये वाला सबसे वीकेस्ट फोर्स है, चारों में सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स है। वीकेस्ट कैसे, अगर ग्रेविटी स्ट्रांग रहता है तो मैं जो जंप कर रहा हूँ, मैं जो जंप कर रहा हूँ कभी भी जंप नहीं कर पाता। इसको मैं जो ऊपर अगर फेंक दूँ, ये फेंक दिया, अगर ग्रेविटी स्ट्रांग रहता कभी भी मैं इसको ऊपर ऐसे फेंक नहीं पाता। समझ पा रहे हैं, ग्रेविटी स्ट्रांग रहता तो फेंक नहीं पाता, इसलिए ग्रेविटी वीक है, इसलिए हम लोग जंप कर पाते हैं। आप एक कोई बॉल को फेंक रहे, बॉल को फेंक पाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन क्या है, एक वीक फोर्स है। समझ रहे हैं, पढ़ने में बहुत मजा आएगा जब हम लोग ये सब चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं पर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को कराऊंगा। हाँ बोलिए, यहाँ तक सब क्लियर, नो डाउट। ठीक है, तो रिकैप कीजिए, कहाँ क्या पढ़े हम लोग। सबसे पहले ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन का बेसिक आइडिया, जी क्या है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या है, और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ से आया हमने वो देखा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और देखिए, और हमें हाँ थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने क्वेश्चन बोला था, मास और वेट क्या सेम होता है। मास और वेट, मास एंड वेट ये क्या सेम होता है, कमेंट में आंसर लिखिए, सेम होता है। यस नो लिख दिए, आंसर होगा नो, सेम नहीं है। मास और वेट सेम नहीं है। मास क्या है, मास है अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, प्रेजेंट इन ए बॉडी। और वेट क्या है, वेट इज द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब मास का यूनिट क्या है बोलिए तो, मास का यूनिट है केजी और ग्राम। जो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग को वेट केजी है, तो आपसे सभी को बोल देना कि हमारा वेट केजी नहीं है, हमारा मास केजी है। और वेट का मतलब क्या है, वेट का मतलब है अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी। मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, आपका वेट क्या होगा, जितना ग्रेविटेशनल पुल आपके ऊपर काम कर रहा है ना, ये आपका वेट होगा। तो वेट का अगर हम लोग यूनिट बोले, इसका यूनिट एक्चुअली क्या होता है पता है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का जो यूनिट होता है और डाइन, मतलब वेट इज अ फोर्स। एक्चुअली वेट क्या है बोलिए तो वेट इज अ फोर्स, और इसका फॉर्मूला भी है। वेट का फॉर्मूला W=m×g। ऑलरेडी आप लोग ये करके आ चुके हैं, कहाँ पर, जहाँ पर आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन किया था, वहाँ पर W=mg, वही है वेट का फॉर्मूला। समझ गए, फिर भी बहुत सारे बच्चे का डाउट रह जाता है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, अगर मैं एक दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराऊँ, फिर हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्थ का मास कितना है, अर्थ का डेंसिटी कितना है, सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर एक क्वेश्चन कराएं
एक क्वेश्चन अभी हम लोग को करा है, अगर बोलते हैं टू बॉडीज ऑफ मास 2 × 10⁻10 kg and 3 × 10⁻9 kg are separated by 100 semi. Find force of attraction between them. अगर ये वाला क्वेश्चन रहा, फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें निकालना है। तो क्या क्या हमारे पास है? सो सेपरेशन कितना है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट में करेंगे। सो एफ इक्वल्स टू क्या पता है? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे 6.67 10⁻11। मास का वैल्यू क्या होगा? 2 10⁻10। m2 का वैल्यू क्या होगा? 3 10⁻9। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है? 1, दैट इज 1 स्क्वायर। सो क्या आएगा? देखिए मैं नियरली इक्वल टू करूंगा, 2 3 6, 2 3 6, 6 × 7 42, 4 6 36 और 4 में क्या था? 44, 36 40.2 -11 -10 क्या होगा? -21 -30 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा दोनों के बीच में। समझ रहे हैं? तो देखिए -30 एक वीक फोर्स काम कर रहा है। तो आगे हम लोग ऐसा प्रॉब्लम और भी करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लाऊंगा, उधर मैं आप लोगों को सेट कर ला के आप लोग कराऊंगा, वो अलग बात। आज हम लोग सीख रहे हैं इसलिए मैंने इजी क्वेश्चन कराया। सो आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कुछ फॉर्मूला है क्या? उसी चीज़ को हम लोग अभी आगे देखेंगे। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी बोलते हैं। तो देखिए एक चीज़ देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अभी आप लोगों को बोला मैंने, ग्राउंड है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और डाउनवर्ड इसका एक वेट भी होगा। क्या वेट होगा? W = mg। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसका जो वेट होगा, ये वेट ही तो इक्वल्स टू क्या होगा? वेट इक्वल्स टू तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना। वेट का मतलब ही तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर जो काम करेगा। ये जो वेट जो है इसी का मतलब ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका वेट जितना वेट है उतना ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा ना, उसके तो नीचे गिरेगा। सो वेट का फॉर्मूला भी आप लोग को क्या बोला? m × g। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? g m × m/r²। अभी कैपिटल M क्या है? कैपिटल M इज द रेडियस ऑफ अर्थ। इट इज द रेडियस ऑफ और सॉरी इट इज द मास ऑफ अर्थ। इट इज द मास, रेडियस में क्या बोलते हैं? द मास ऑफ अर्थ। सो बोथ साइड से m कैंसिल हो गया, तो g का वैल्यू क्या आ गया? gm/r²। gm/r², दिस इज द जनरल वैल्यू ऑफ ए। अब ये r का मतलब क्या है? r का मैं बहुत ही मतलब r का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं है। r का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब है, अगर हमारा ये r का कॉन्सेप्ट से समझिए। r का मतलब क्या है? अगर ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, सो यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम लोग r बोलेंगे। मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r बोलेंगे। ये वाला अगर रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये वाला अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो r = हो जाएगा r+h। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो r हमेशा होगा क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहा, अंदर कोई ऑब्जेक्ट रहा, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? r होगा। ये डिस्टेंस भी r होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये डिस्टेंस अगर d है, मतलब ये डिस्टेंस d है, तब r = हो जाएगा r - d। मतलब वो पॉइंट अगर अंदर रहता है, मतलब यहाँ पर मेरा पॉइंट है, ये सेपरेशन कितना? अगर सेपरेशन में d डेप्थ में है तो वहाँ पर r क्या हो जाएगा? r - d। तो r का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छे से जानकर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और अगर इफ ऑब्जेक्ट लाइज ऑन सरफेस, लाइज ऑन सरफेस मतलब यही ऑब्जेक्ट अगर अभी सरफेस के ऊपर आ गया, सरफेस के ऊपर आ गया मतलब क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सरफेस के ऊपर आ जाएगा मतलब 80, तब हमारा क्या हो जाएगा? r = कैपिटल R। तो यहाँ से g क्या हो जाएगा? gm/R²। ये कैपिटल R को हम लोग बोलेंगे
रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बोलेंगे इसको सर? इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, समझे? तो ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा। इसका वैल्यू है 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे? अर्थ का मास और अर्थ का डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और देखिए यहीं पर अगर वैल्यू पुट करते सब, अगर जी का वैल्यू, अगर यहाँ पर जो फॉर्मूला है जी इक्वल्स टू जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग अगर वैल्यू पुट कर देंगे तभी हम लोग को जी का वैल्यू आ जाएगा। यहीं से हमारा 9.8 का वैल्यू आया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी अगर हम लोग डेंसिटी एंड मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करेंगे, सो मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, और यही होगा आज का लास्ट टॉपिक। इसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे। आप लोग अपना फीडबैक में बोलना क्लास कैसा लग रहा है। बोरिंग लग रहा है तो वो भी बोलिए क्लास बोरिंग लग रहा है, मैं तो इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ डाउट रह जाता है वो भी कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। सो देखिए हमें ऑलरेडी पता है जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एम इक्वल्स टू जी इंटू आर स्क्वायर, एम इक्वल्स टू जी इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। हमारे पास सब वैल्यूज हमें मालूम है। 9.8, आर का वैल्यू क्या है 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर से मुझे मीटर करना पड़ेगा। 6400 इंटू 1000 करेंगे तो क्या हो गया? मीटर हो गया, इसका होल स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या है 6.67 10 टू द पावर -11, ये वाला वैल्यू है। सब कुछ करेंगे पूरा कैलकुलेट करके नियरली इक्वल टू आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ये वाला मास ऑफ द अर्थ फिक्स्ड है, इसलिए मैंने आप लोग को ये वाला वैल्यू डायरेक्टली बोल दिया। हाँ मुझे ये वाला याद था क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ये हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, 5.99 कुछ आएगा, उसका मतलब ही हम लोग ओवरऑल मतलब राउंड ऑफ करके 6 कर दे रहे हैं। तो अर्थ का मास कितना आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। मतलब हम लोग जिस अर्थ में रहते हैं, हमारे जो पृथ्वी में रहते हैं, उस पृथ्वी का मास कितना? इतना। अभी अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूं, हु फर्स्ट मेजर्ड, मैं क्वेश्चन सोचे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हु फर्स्ट measured the mass of earth? Who first measured the mass of earth? कमेंट में आंसर लिखते जाइए, कमेंट सेक्शन खोल के आंसर लिखिए। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इतना सारा साइंटिस्ट का नाम तब से मैं बोल रहा हूँ, कौन कौन सा साइंटिस्ट का नाम बोला मैं शुरू से बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आर्यभट्ट, टाइको ब्राही, केपलर, सर आइजैक न्यूटन, सर हेनरी कैवेंडिश, इतना सारा साइंटिस्ट का मैं नाम तब से बोल रहा हूँ। अभी बोलिए किसने ये अर्थ का वेट, या वेट नहीं, अर्थ का मास किसने कैलकुलेट किया? तब से मैं बोल रहा हूँ इसने ये किया, उसने वो किया, तो किसने सबसे पहले अर्थ का मास कैलकुलेट किया? बोल पाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कमेंट में लिख दिए क्या, कौन लिखा? तो जितने भी लोगों ने सर आइजैक न्यूटन का नाम लिखा पूरा काट दीजिए। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले मास कैलकुलेट नहीं किया था, किसने किया था? सर हेनरी कैवेंडिश ने। क्यों हेनरी कैवेंडिश ने किया था? बिकॉज ही वॉज फर्स्ट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी, सो कैपिटल जी का वैल्यू उन्होंने सबसे पहले निकाला था, इसलिए उन्हें ही माना जाता है द फर्स्ट पर्सन टू मेजर द मास ऑफ द अर्थ। समझे कि उसने जी का वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया था, इसलिए उन्हें माना जाता है द फर्स्ट पर्सन टू मेजर द मास ऑफ द अर्थ। ये वाला हमारा मास निकल गया। सो अब यहाँ सिमिलरली अगर डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ऑलरेडी हमें पता है एम इक्वल टू क्या निकला हमारे पास जी इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी। अभी मास का मतलब क्या है? देखिए डेंसिटी का मतलब है मास बाई वॉल्यूम, सो मास का मतलब क्या हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम, या रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या हो जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी। सो आगे हम लोग यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें सो क्या हो जाएगा? 3/4 पाई इंटू 1/r क्यूब इंटू जी आर स्क्वायर बाई जी। आर स्क्वायर और ये वाला कट गया तो क्या पड़ा रहेगा? 3 इंटू 9.8/4 पाई, ये वाला आर का वैल्यू क्या है? 6400
इंटू 1000 इंटू 6.67 टेन टू द पावर -11, ये सारे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लास्ट में क्या आएगा बोलिए तो, नियर अबाउट 5500 kg पर मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट, यही वैल्यू आएगा। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर देखना, पढ़ाते पढ़ाते हमारे दिमाग में स्टोर हो चुका है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख चुका हूँ। सो आज का फर्स्ट क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ऑलरेडी आप लोग को इंट्रोडक्शन के बाद भी बहुत कुछ आप लोग को बोल दिया हूँ। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बोलना, अगर अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा फीडबैक आप लोग दीजिए, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैंने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कराया, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कराऊंगा। लेकिन आज का पहला लेक्चर था, इसलिए मैंने आप लोग को ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कराया। आपका घर में काम होगा, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसको अभी ये वाला लेक्चर देखने के बाद उस टेक्स्ट बुक में पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आगे ऐसे हम लोग का क्लास आता रहेगा। तो चलिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।